अपडेट नहीं किया। अच्छा जी, अक्टूबर 2015, अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 42 हमारा वाला वेरिएंट है। इसकी हम लोग केस स्टडी देख रहे हैं आज। यहाँ पे आएगा जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हुई, आपने गंद बचाना है अपने आंसर के अंदर, वो आपको बस हमेशा याद होना चाहिए। सही। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास लिखा हुआ है, इन लेस देन 30 years चाइना हैज सीन इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना। इन लेस देन 30 years चाइना हैज सीन a huge shift from being a mainly farming economy to a thriving manufacturing economy। यानी कि ये पहले एक प्राइमरी सेक्टर में ऑपरेट कर रहा था, फार्मिंग में था। अब ये किधर चला गया है? अब ये चला गया मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के अंदर। यानी कि ये किस तरह शिफ्ट कर रहा है? ये जा रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी। सही है। आगे, since 2007 economic growth has continued despite uncertain economic conditions and global financial crisis। बोलता है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे और पूरे मुल्क के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद चाइना थ्राइव कर रहा है और चाइना जो है काफी अच्छी ग्रोथ पकड़ा हुआ है। Some economists doubt China's ability to sustain such economic growth, which has been achieved at a cost to the environment। बोलता है कि चाइना ने ग्रो तो कर लिया, चाइना ने सामान बड़ा अच्छा अपना ग्रोथ वगैरह कर लिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट टू द एनवायरनमेंट। यानी कि अगर मैं इसको एक टॉपिक से लिंक करूं, वो टॉपिक हमारे पास कौन सा वाला आ जाएगा? हमारे पास पोल्यूशन आ रहा है, हमारे पास सोशल हैजर्ड्स आ रहे हैं, हमारे पास एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन आ रही है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज आ रही है। अब यहाँ पे है जीडीपी ग्रोथ फॉर चाइना सिंस 2001। जीडीपी ट्रिलियन युआन, ये हमारे पास गिवन है। एक अलग से आपके पास रियल जीडीपी ग्रोथ रेट पर ईयर गिवन है, और आपके पास टारगेट जीडीपी ग्रोथ रेट पर ईयर है। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब कि हम लोग एक्चुअल में कितना जीडीपी हम लोग लेके चल रहे हैं, और टारगेट जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि हमारा टारगेट क्या था, हमने उसको अचीव किया है कि नहीं किया। ये चीज हमारे पास आती है। सही। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले बात करते हैं इसकी जीडीपी ट्रिलियन युआन। अब आपका जीडीपी जो है देखो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। सही है। और अगर मैं इसको और डिटेल में बताऊं, तो यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर डिक्रीजिंग से बढ़ा, फिर इंक्रीजिंग रेट से, यानी कि गोली की तरह बढ़ा, डिक्रीजिंग रेट और फिर इंक्रीजिंग रेट, अगर आप डिटेल में इसको लिखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये हमारा जीडीपी ट्रिलियन युआन के अंदर था। अब बात करते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ रेट पर ईयर। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन जब हम लोग 2006 के ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखें, जब हम लोग 2006 के ऊपर आते हैं तो वो फिर फॉल होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर वापस से बढ़ा, फिर फॉल हो गया। आगे लिखा हुआ टारगेट जीडीपी ग्रोथ रेट पर ईयर। हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुल्क में हर साल एक टारगेट इतना अचीव होता रहे हमारा। हमारा जो रियल जीडीपी है, या फिर जो हमारे पास जो प्रोडक्शन वगैरह हो रही है, वो इससे ज्यादा हो या इसके करीब करीब। सही। अच्छा जी, अब यहाँ पे है, क्या लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा हुआ है भाई कि एज चाइना's इकोनॉमी कंटिन्यूज टू ग्रो, it has a new challenge. How will it deal with the shift of population from being mainly rural to being mainly urban? बोलता है कि यार हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छी खासी ले आए हैं, लेकिन एक बात बताएं कि हम लोग किस तरह डील करेंगे जब हमारी जो वो है पॉपुलेशन है, वो रूरल से अर्बन हो जाएगी। रूरल से अर्बन का मतलब कि गांव देहातों से उठ के लोग किधर आ जाएंगे? सिटीज के अंदर आ जाएंगे, शहरों में रहना स्टार्ट हो जाएंगे। In 2030, it is estimated that about 220 cities in China will have at least 1 million residents। बोलता है कि चाइना के 220 शहर जो है ना तकरीबन, वहां पे एटलीस्ट 1 मिलियन लोग रह रहे होंगे। सही है। दिस विल इंक्रीज द प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है, आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगी, और आपके पास यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है? यहाँ पे आपका स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, कि आपके पास अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन पूरा करने के लिए रिसोर्सेज जो है वो काफी लिमिटेड है। आगे, इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज क्रिएटेड बाय अर्बन ग्रोथ इंक्लूड एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, पुअर हाउसिंग एंड ओवरक्राउडिंग। ये चीज किसके साथ लिंक कर रही है? सही है, शुरू में ही मैंने ये बात लिख दी थी। तो ये हमारे पास सारी बातें कौन सी आ गई? कि हमारे पास ये एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट वाली प्रॉब्लम और बेनिफिट्स यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। आगे देखें,
China's leaders have responded by reducing the target GDP growth rate. इन्होंने क्या किया, इन्होंने टारगेट जीडीपी ग्रोथ रेट को कम कर दिया। बोला गया जब हमारा टारगेट ही छोटा होगा तो जाहिर सी बात है हमें इतनी परेशानी भी नहीं होगी। They have also concentrated on trying to improve the quality of China's economic growth and have focused on sustainable urban planning, low carbon development, promoting improved public transit system and improved water treatment। यानी कि ये जितनी भी हमारे पास चीजें बताई हुई हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉलिसीज टू ओवरकम मार्केट फेलियर। इसके हिसाब से, केस के हिसाब से ये सारी हमारे पास क्या दी हुई है, पॉलिसीज टू ओवरकम मार्केट फेलियर, कि हम लोग ये चीजें करेंगे यार, लो कार्बन डेवलपमेंट और जो है ना हम लोग इस तरह के बेनिफिट वगैरह लेके चलेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, कहाँ गया, फोकस ऑन ये रहा। सही है, ये हमारा पूरा आ गया, इसको यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया। सही है, अब आ गया है। National government policies can help correct market failure and set standards for environmental problems such as air pollution। बोलता है कि हमारे पास जो लोग हैं या फिर हमारे पास जितनी भी रूरल टू अर्बन हमारे पास माइग्रेशन हो रही है, तो उसकी वजह से जितनी भी हमारे पास एयर पोल्यूशन या प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे उन सबको हम लोग फॉलो अप करेंगे और उन सबको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। They can establish partnerships between city authorities, businesses, and general public. Urban sustainability solutions do not just benefit the environment and people's quality of life, they are often highly profitable. Investment in rapid transit bus system, for example, results in lower energy consumption and lower cost। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो हम लोग पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, ये सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर नहीं करेगा बल्कि ये प्रॉफिटेबल भी है। प्रॉफिटेबल कैसे, जैसे कि इसने यहाँ पे बस सिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि बस सिस्टम को हम लोग यूज करेंगे तो लोग इसको अच्छा करेंगे तो लोग इसको यूज करेंगे, इसमें एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट होगी। सही है, लोअर एनर्जी हमारे पास लग रही होगी, कॉस्ट हमारे पास कम लग रही होगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा केस स्टडी था जो कि आपके पास 2015 अक्टूबर नवंबर वाली ईयर का है। सही है, चले जी अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है भाई, फिगर 1 shows China's real GDP growth rate, explain what this means। देखो सबसे पहले तो अच्छा ये टॉपिक है पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब आप बोलेंगे कि रियल जीडीपी, पहले तो जीडीपी बताओगे, जीडीपी क्या होता है, आउटपुट वैल्यू पर ईयर जो आपके साल में प्रोड्यूस हो रही है। तो रियल जब हमारे पास आ गई टर्म, रियल का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। सही है, तो ये बात आपने उसको बता दी कि ये हमारे पास रियल जीडीपी में क्या चल रहा होता है कि एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन होता है। हमारे पास जो है वो हम लोग प्राइस का इफेक्ट माइनस कर देते हैं, हम लोग नेट अमाउंट में एक्चुअल वर्थ ऑफ इकोनॉमी निकाल रहे होते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितने से ग्रो हो रही है, हमें फायदा भी हो रहा है या नुकसान हो रहा है। समझ में आई है बात, ये चीज आपने यहाँ पे बताई। दूसरा, how far does figure 1 support the suggestion in the extract that China's growth has continued despite uncertain economic conditions? Economic conditions सही है, अब यहाँ पे देखें, अब देखो चाइना का जो यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है, पूछा हुआ है कि भाई चाइना की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट आ रहा है डिस्पाइट देयर इज एन अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन। तो आप यहाँ पे देखें, आप उसको बताएंगे कि आपका ये आ रहा है टारगेट। सही है, और ये आपका आ गया एक्चुअल जीडीपी। सही है, अच्छा जी, अब आपने उसको बताना है कि जो आपका जीडीपी है वो 2007 के बाद फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हुआ। ये रियल जीडीपी ये आ रहा ना, ये रियल जीडीपी आ रहा है आपका। आप उसको बताएंगे कि 2007 तक वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहा है और 2007 के बाद वो क्या हुआ है, फ्लक्चुएशन उसके अंदर आनी शुरू हो गई। हम लोग रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट कितना था, हमारा टारगेट तो ये चल रहा है, उसके बावजूद हमारा रियल जीडीपी कहाँ पे है। मैं मानता हूं कि वो नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन क्या मैं अपने टारगेट से नीचे जा रहा हूँ, नहीं जा रहा ना। तो मेरा टारगेट तो फिर भी अचीव हो रहा है, मैं तो अपने टारगेट के ऊपर ही हूँ। सही है, तो ये बेनिफिट आपने इसको बताना है और बताना है कि ये कंटिन्यूसली फिर इंक्रीज भी होता जा रहा है। माना कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन वो इसके नीचे नहीं आ रहा जो आपका टारगेट था। समझ में आती है बात, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the article refers to economic inefficiencies, explain the distinction between an economically efficient situation and one which is inefficient। तो बेटा ये तो आप लोगों ने बड़ा उससे पढ़ा हुआ है, प्रोडक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी।
उसके बारे में आप बताएंगे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है, एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है। फिर जब आप उसको केस से लिंक करोगे, आप यहाँ पे देखो, इधर आओ, ये लिखा हुआ पूरा, ट्रैफिक कंजेशन हो गया, एयर वाटर पोल्यूशन हो गया, हाउसिंग, पुअर हाउसिंग हो गई, ओवर क्राउडिंग हो गई, तो ये सारे आपके पास एलोकेटिव इनएफिशिएंसी की बात बता रहे हैं। सही है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की यहाँ पे ऐसा कोई बात हो नहीं रही है, आपको कॉस्ट रिलेटेड कोई बात यहाँ पे बताई भी नहीं है, तो आप जज नहीं कर सकते कि आप प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होंगे या नहीं होंगे। समझ में आई है बात, ये चीज आप एलोकेटिव के बारे में डिटेल में बात करेंगे। Identify two market failure mentioned in the article and consider the methods that government might use to help overcome these market failures. तो आप बहुत सी चीजें हैं यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास सारे पॉलिसीज बताई हुई है कि आप क्या कर सकते हो। इसके अलावा ये आपके पास सारे मार्केट फेलियर आ गए, ट्रैफिक कंजेशन हो गया, पुअर हाउसिंग हो गया। सही है जी। और आपको जो है पॉलिसीज के बारे में आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं, लो कार्बन डेवलपमेंट की बात कर लो। लो कार्बन डेवलपमेंट का मतलब क्या, वैसे प्रोडक्शन करें कि आपकी कार्बन एमिशन कम हो। आप इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है 100 अलग अलग गाड़ियां चलाने के बजाय 100 बंदे एक बस पर ट्रैवल करेंगे, तो आपके पास एक तो कॉस्ट भी कम होगी, दूसरा रश भी कम होगा रोडों के ऊपर, फ्यूल कार्बन एमिशन भी कम होगा, आपके पास पोल्यूशन वगैरह, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये चीजें कम होगी। वाटर ट्रीटमेंट की बात कर लो यार, दूसरा ऑप्शन आपकी मर्जी है। वाटर ट्रीटमेंट के अंदर अगर आपका वाटर ट्रीटमेंट सैनिटेशन वगैरह अच्छा होगा तो आपके पास बीमारियां कम फैलेंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इंक्रीज होगा, लोगों को बेनिफिट वगैरह हो रहा होगा। सही है। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, लोगों को आप तरीका सिखाएं कि शहरों में किस तरह रहा जाता है, आप उनको नॉलेज दें, आप उनको स्किल्स दें कि अगर वो वहां पे आते हैं तो हमारे यहाँ पे सिराइकियों की तरह सीवीओ ना गंदा करें, बल्कि काम वाम करें। समझे, तो ये भी हमारे पास एक चीज होती है। कोई मसला तो नहीं है बेटा जी? नहीं नहीं, डायग्राम, डायग्राम इसके अंदर देखो। हाँ, प्रोडक्टिव और एलोकेटिव की आप वो बना सकते हैं, एमएसबी एमएससी वाली डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पे कोई डायग्राम है नहीं। यहाँ पे मार्केट फेलियर के अंदर डीमेरिट एक्सटर्नल कॉस्ट की बात हो रही है ना, तो आप एक्सटर्नल कॉस्ट को यहाँ पे लिंक करके चलो, ये वाले डायग्राम बना देना, एमएसबी आ गया, एमएससी आ गया। सही है। और आप इधर ऑपरेट कर रहे हैं। सही है, कोई मसले वाली बात तो नहीं, क्लियर है। तो ये आपका पूरा था जो हाउ शुड वी इवैल्यूएट द मेथड्स दैट वी गिव इन पार्टी। देखिए, आप इवैल्यूएशन इस तरीके से करेंगे कि आप उसको एक्सप्लेन करेंगे ना पहले, फिर आपने बताना है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। अगर मैं आपकी जगह होता, ये हमारे पास इतने सारे मेथड्स गिवन है ना, मैं बोलता कि यार ये वाला बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला बेस्ट क्यों है, क्योंकि भले मैं ट्रांजिट सिस्टम दे दूं, या भले मैं उनको लो कार्बन डेवलपमेंट की तरफ ले जाऊं, या मैं इंप्रूव वाटर कंडीशन कर दूं, वाटर ट्रीटमेंट अच्छा कर दूं, लेकिन अगर इंसान ही जाहिल है, उसको तरीका ही नहीं है इन चीजों को यूज करने का, तो मेरा क्या फायदा है ये चीजें इनको देने का। वही वाली बात है ना, इन दी एंड तो वही प्रॉब्लम आ जाती है। सही है। और लैक ऑफ नॉलेज किस तरीके से होगी, प्लानिंग के थ्रू खत्म होगी, कि आप प्लान करके रखें अपने काम को, अपने रहन सहन को, जब आप प्लान करके रखेंगे तो आपको ओवरऑल ये बेनिफिट आपको मिल रहा होगा, और आपके जो लोग हैं उनके पास नॉलेज आ रही होगी, लीडिंग टू लेस मार्केट फेलियर या फिर लेस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो उससे वाली बात नहीं है ना, 8 मार्क वाले में ठीक है ना रुपए। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई वाले में जरूरत नहीं होती, अगर तो यहाँ पे डिस्कस लिखा हुआ होता है ना, एंड कंसिडर ये लिखा हुआ ना, कंसिडर द मेथड, कंसिडर या फिर डिस्कस, तब आपको इवैल्यूएशन लाजमी देनी पड़े। समझ में आती है बात, कोई मसला तो नहीं है, क्लियर है। अच्छा जी, आप कौन सा मुझे टॉपिक कह रहे थे?